नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। नमस्कार। चुनावी खबर अखबार पर नजर में आप सभी का स्वागत है। अगले घंटे में हम आपको बताएंगे तमाम बड़े अखबारों की बड़ी सुर्खियां, वो भी आसान शब्दों में। तो शुरुआत करते चारुल और सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री मोदी की। बिल्कुल, देखिए कल प्रचार का आखिरी दिन का 7वें चरण और आखिरी चरण के प्रचार का अंतिम दिन था और कल प्रधानमंत्री मोदी आक्रामक अंदाज में नजर आए। उन्होंने कई सारी बातें कही, कहा कि मेरा मुंह नहीं खुलवाएं, 7 पीढ़ी के पाप निकाल कर रख दूंगा। दैनिक जागरण ने इस खबर को प्रमुखता से छापा है। प्रधानमंत्री मोदी ने होशियारपुर में संसदीय चुनाव की आखिरी रैली को संबोधित किया। पीएम ने चुनावी जनसभा में विपक्ष को खूब खरी खोटी सुनाई। इकोनॉमी और दैनिक जीवन से लेकर आरक्षण तक के मसले पर कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक को घेरा। कन्याकुमारी में ध्यान लगाने के लिए जाने से पहले पीएम ने विपक्ष को तकरीबन हर मुद्दे पर ज्ञान दिया। तो देखिए हेडलाइन आपको दिखा रहे हैं, INDA गठबंधन वाले मेरा मुंह ना खुलवाएं, 7 पीढ़ियों के पाप निकाल कर रख दूंगा, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। यानी कि देखिए कल प्रचार का आखिरी दिन था, 7वें चरण का मतदान होना है 1 जून को, यानी कि कल। और उससे पहले जो कल का बीता हुए कल का दिन था, उसमें जो है तमाम जो दल थे उन्होंने प्रचार प्रसार किया। आखिरी प्रचार प्रसार था ये लोकसभा 2024 के लिए। और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो रुख है वो काफ़ी आक्रामक नजर आया। उन्होंने कहा कि मेरा मुंह ना खुलवाएं, INDA गठबंधन वाले, 7 पीढ़ियों के पाप निकाल कर रख दूंगा। देखिए होशियारपुर पहुंचे तो उन्होंने कहा कि गठबंधन में शामिल दलों पर सेना को कमजोर करने का आरोप लगाते हुए चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि चुप बैठा हूं, गलती मत कीजिएगा मोदी को समझने में, INDA गठबंधन वाले मेरा मुंह ना खुलवाएं। ये देखिए तीखी टिप्पणी उन्होंने इसलिए की थी क्योंकि INDA गठबंधन के जो नेता हैं उन्होंने पूर्व सेनाध्यक्ष बिपिन रावत को गली का हुंडा बता दिया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि कभी तो ये सेना के सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाते हैं, सबूत मांगते हैं, तो कभी 1 रैंक 1 पेंशन को लेकर पूर्व सैनिकों से झूठ बोलते हैं। सेना को तैयार करने के लिए हमें देखना होगा कि मुकाबला किससे करना है, लेकिन उन्होंने सेना को राजनीति का हथियार बना दिया। तो देखिए वैसे तो तमाम मुद्दे रहे, लेकिन सेना के मुद्दे को लेकर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी आक्रामक नजर आए कल। बिल्कुल, और देखिए इसी के साथ साथ उन्होंने जिक्र किया कि आज जब भारतीय विदेश जाते हैं तो उन्हें कितना सम्मान मिलता है, जबकि पहले की अगर हम बात कर लें तो उस दौर में ऐसा कुछ नहीं होता था जब कांग्रेस की सरकारें होती थी। प्रधानमंत्री ने ये तक कहा कि ये वही कांग्रेस है जिसने सेना को भी कमाई का जरिया समझा था, यानी सेना को अगर कोई सुविधाएं देनी होती थी तो उन्हें भी अपनी कमाई का जरिया समझ लिया। ये तक प्रधानमंत्री ने कहा। उन्होंने ये भी कहा कि गरीबों का कल्याण करना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री तमाम तरह से विपक्ष पर हमला बोलते नजर आए। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी भारत की होगी और इसीलिए भारत जो है वो और ज्यादा सशक्त होता जा रहा है। इकोनॉमी के लिए अगर हम बात कर ले तो प्रधानमंत्री लगातार ये कहते हैं कि इकोनॉमी भारत की जो है वो बढ़ी है और तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बन जाएगा 2047 तक का। तो हालांकि प्रधानमंत्री कहते ही है, लेकिन उसके साथ साथ देखिए जिस तरह से विदेश नीति भारत की बढ़ी है, अच्छी हुई है, ऐसी विदेश नीति जिसे हर तरफ सराहा जाता है। और पहले के मुकाबले अगर हम देखें मोनिका, तो कई देशों से बेहतर संबंध हुए हैं। और स्थिति यह है कि अमेरिका के एक सांसद भी ये कहते हैं कि आज भारत इतना मजबूत हो चुका है कि अमेरिका उस पोजीशन पर नहीं है कि भारत से दुश्मनी ले सके। और ये बयान दिया गया था जब रूस यूक्रेन युद्ध स्टार्ट हुआ था। बिल्कुल। और देखिए चूंकि कल होशियारपुर पहुंचे थे प्रधानमंत्री मोदी, तो इस दौरान अपनी जो आखिरी रैली है उन्होंने गुरु रविदास जी की तपोभूमि होशियारपुर में की और सौभाग्य से बताया और कहा कि देखिए मैं तो काशी से सांसद हूं और चुनाव प्रचार की अंतिम सभा भी छोटी काशी कहे जाने वाले होशियारपुर से कर रहा हूं। और इस दौरान सिर्फ कांग्रेस पार्टी को ही निशाने पर नहीं लिया, बल्कि आम आदमी पार्टी के लिए भी कहा कि कट्टर भ्रष्टाचारी अब नारी उत्पीड़न में भी नंबर 1 बन चुके हैं। ये कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम आदमी पार्टी पर हमला बोलते हुए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है और उसने इसमें PhD की है। अब तो उसके साथ आम आदमी पार्टी भी मिल गई है। पंजाब में आप और कांग्रेस दोनों दल अलग अलग लड़ने का ड्रामा कर रहे हैं और दिल्ली में इकट्ठा लड़ रहे हैं। जैसे कि हम कल भी इस बात पर कयास लगाए जा रहे थे कि पंजाब में जब रैली होगी तो उस दौरान कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मुद्दे को उठाएंगे कि गठबंधन का हिस्सा है दोनों पार्टियां, लेकिन यहाँ पर आपसी सहमति नहीं बनी है। पंजाब में दोनों पार्टियां अलग अलग चुनावी मैदान में हैं। बिल्कुल, देखिए और इसी के साथ प्रधानमंत्री ने दावा किया है कि तीसरी बार एक बार फिर से
एनडीए की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि एक बार फिर से यानी सरकार इस बार हैट्रिक लगाने जा रही है और ये देखिए खुद में एक रिकॉर्ड होगा, क्योंकि जिस तरह से 2014 में 2019 में पूर्ण बहुमत मिला और जिस तरह से जनता का प्यार मिला था, उसी का भरोसा है या उसी के बेस पर कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री यूं आश्वस्त हैं, एनडीए आश्वस्त है कि एक बार फिर से वो लोग सरकार बनाने वाले हैं। लेकिन इसी के साथ साथ इंडिया गठबंधन भी पूरी तरह से आश्वस्त है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार इस बात का दावा कर रहे हैं कि इस बार नरेंद्र मोदी सरकार जाएगी और इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी। और तमाम विपक्षी दल जो इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं वो ये दावा करते नजर आ रहे हैं, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, अखिलेश यादव हो, तेजस्वी यादव हो, प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी हो, हर कोई ये दावा करता नजर आ रहा है कि 4 जून के बाद जब सरकार बनेगी, बल्कि 4 जून को ही जब नतीजे आएंगे तो उसमें स्पष्ट तौर पर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, ऐसा विपक्षी दलों को लगता है। और देखिए ये भी बताया गया था राहुल गांधी की तरफ से कि 4 जून को तो सरकार बनेगी और उसके बाद देखिए आप जुलाई और अगस्त से ही अब महिलाओं के खाते में 8,500 रुपये जाने शुरू हो जाएंगे। तो पूरी कोशिश जो है वो की गई है पार्टियों की तरफ से, राजनीतिक पार्टियों की तरफ से, कि चुनाव प्रचार के दौरान पूरी तरह से जो है जनता को बताया जाए, जनता को अपने फेवर में किया जाए, उन्हें प्रोत्साहित किया जाए कि वो उन्हीं की पार्टी को वोट दे। चुनाव सिंबल पे जो है वो बटन दबाएं, ईवीएम पे बटन दबाएं। और इसीलिए देखिए लगातार प्रचार प्रसार, कल का जो दिन था वो काफ़ी अहम रहा, चूँकि देखिए लोकसभा चुनाव 2024 में जो 7 चरणों की मतदान है उससे पहले जो प्रचार प्रसार का दिन था वो कल आखिरी दिन था। बहरहाल चलिए आगे बढ़ते हैं, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की बात करते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की चिट्ठी पर बवाल हो गया। उन्होंने लिखा कि पीएम ने पंजाब का मजाक उड़ाया है, पीएम पद की गरिमा को गिराया है। इस खबर को कई अखबारों ने प्रमुखता से छापा है। दरअसल पंजाब के मतदाताओं को लुभाने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री और कांग्रेस के वयोवृद्ध नेता मनमोहन सिंह ने एक भावुक चिट्ठी लिखी। इसके साथ ही उन्होंने मौजूदा पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और उन पर चुनाव प्रचार के दौरान द्वेषपूर्ण भाषण देकर सार्वजनिक संवाद के साथ ही पद की गरिमा को कम करने का आरोप लगाया। देखिए इस खबर को प्रमुखता से छापा गया है, अमर उजाला ने भी इस खबर को छापा है। हालांकि 2 पेजेस में इस खबर को छापा गया है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर नजर आए हैं पूर्व पीएम मनमोहन सिंह। और ये देखिए ये हेडलाइन द हिंदू की मैं आपको दिखा रही हूँ। आई डिडंट सिंगल आउट एनी कम्युनिटी फॉर स्पेशल ट्रीटमेंट सेइज मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह जो कि पूर्व प्रधानमंत्री हैं और कांग्रेस सरकार में प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने भी ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। यहाँ पर भी इस खबर को छापा गया है। उन्होंने किस तरह से जो भाषण दिए हैं, भड़काऊ भाषण दिए हैं, और ये भी कहा कि देखिए लगातार जो है वो इस तरह की बातें कर रहे थे जो कि प्रधानमंत्री पद की गरिमा को सूट नहीं करते। और साथ ही साथ उन्होंने हवाला इस बात का भी दिया कि जब मैं प्रधानमंत्री था तो मैंने किसी भी खास कम्युनिटी, किसी भी खास समुदाय के लिए कोई खास बातें नहीं की हैं। इनफैक्ट किसी भी प्रधानमंत्री ने जो पूर्व में रहे हैं उन्होंने इस तरह के बयानबाजी की, इस तरह के भाषण दिए हैं और गलत और जो है बयान दिए हैं। तो ये हवाला दिया प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जब निशाना साधा था। बिल्कुल देखिए, और इसी के साथ साथ पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने देखिए कई सारी बातें कही और उन्होंने कहा कि भाजपा ने पंजाब और पंजाबियत को बदनाम किया है। देखिए सबसे अहम चीज़ है कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने यहाँ पर कहा कि दरअसल देश को इस वक्त तानाशाही से बचाने की कोशिश करनी होगी। प्रधानमंत्री ने पंजाब और पंजाबियत को बदनाम किया है। इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि इस बार सोच समझकर वोट दे, क्योंकि ये लोकतंत्र और तानाशाही को खत्म करने का चुनाव है। लोकतंत्र और तानाशाही जो देश में कायम हो गई है, निरंकुश है, इसको खत्म करने की जरूरत है। और इसीलिए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भावुक अपील की और इसके लिए बकायदा एक लेटर भी लिखा पंजाब के लोगों के लिए, जिसमें उन्होंने ये अपील की। उन्होंने ये भी कहा कि पंजाब के मतदाताओं को लिखकर उन्होंने कहा कि पंजाब जो है वो आज बहुत स्ट्रांग है, पंजाब के लोग जो हैं वो ऐसे ही किसी की बातों में नहीं आते हैं। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री ने किसानों को अपमानित किया, क्योंकि किसानों का मुद्दा आपको याद होगा कि जिस तरह से किसानों के लिए बिल लाया गया था, उस आंदोलन में एक अहम योगदान पंजाब का भी था। तो इन तमाम बातों का जिक्र करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने खत लिखा।
देखिए लगातार कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है या फिर यूं कहे कि इंडिया गठबंधन इस बात का हवाला दे रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है, जो कि मुख्य वक्ता हैं और अलग अलग मंचों से जब भाषण देते हैं तो वो कहीं ना कहीं लोगों को बहुत ज़्यादा प्रेरित करता है, यूं कहे कि पोक करता है। तो इस पर सवाल उठाए गए हैं कि प्रधानमंत्री पद की गरिमा के साथ कहीं ना कहीं छेड़छाड़ हो रही है। और इसी का हवाला दिया है मनमोहन सिंह ने कि जब देखिए पहले के प्रधानमंत्री थे तो इस तरह की बयानबाजी नहीं करते थे। उन्होंने कहा कि मैं खुद जब प्रधानमंत्री पद पर था तो मैंने कभी भी इस तरह के भाषण नहीं दिए, मैंने किसी खास समुदाय को फेवर करने की बात नहीं की, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुलेआम जो भाषण देते हैं। देखिए सभी जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है काफ़ी मुखर वक्ता है और भारतीय जनता पार्टी में एक मुखर वक्ता के तौर पर जाने जाते हैं। प्रधानमंत्री पद पर काबिज हैं, स्टार प्रचारक हैं और चेहरा है भारतीय जनता पार्टी का। 2014 में भी जब सरकार बनी तो पीएम फेस प्रधानमंत्री मोदी ही थे और सेम 2019 में और 2024 में भी देखा जा रहा है, जिसे लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार सवाल उठा रही है कि प्रधानमंत्री पद की गरिमा को कहीं ना कहीं ठेस पहुंच रही है। बिल्कुल, देखिए ये 3 पन्ने का लेटर था जो कि मनमोहन सिंह की ओर से लिखा गया था, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने पंजाबी और पंजाबियत को बदनाम किया है। साथ ही वो ये भी कहते हैं कि याद कीजिए कि जिस दौरान किसान आंदोलन चल रहा था 750 किसान हमारे शहीद हुए थे, सीमाओं पर इंतजार करते करते शहीद हो गए थे, लेकिन उनकी सुध नहीं ली थी केंद्र सरकार ने। इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि ये वो वक्त है जब हमें सोच समझकर वोट करना है, हमें तानाशाही के खिलाफ वोट करना है, हमें निरंकुश होती तानाशाही के खिलाफ वोट करना है और इसी के साथ साथ संविधान बचाने का ये आखिरी मौका है। आखिरी मौका इसलिए क्योंकि कल आखिरी चरण का चुनाव होना है। इसीलिए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने तमाम मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा और इसीलिए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने पंजाब को बदनाम करने की कोशिश की है और अब वक्त आ गया है कि उन्हें जवाब दिया जाए। हालांकि बहुत ही भावुक तरीके से उन्होंने ये पत्र जो है वो लोगों के नाम लिखा है और आपको देखिए जिस तरह हमने बताया कि अलग अलग जगह पर कल चुनाव होना है, जिनमें पंजाब में भी चुनाव है। जमकर प्रचार तो किया ही जा रहा है, तीखे प्रहार भी हो रहे हैं, लेकिन इस बीच एक इमोशनल अपील भी की गई है। मोनिका, बिल्कुल, देखिए पंजाब का अगर हम जिक्र कर रहे हैं तो अब जिक्र करना बनता है आम आदमी पार्टी का भी। और आम आदमी पार्टी से याद आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल। देखिए ईडी ने अरविंद केजरीवाल के आवाज़ पर, आपकी जगह अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है और कहा कि केजरीवाल चुनाव प्रचार के लिए फिट है और फिर क्यों वो जमानत मांग रहे हैं। इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी ने भी जो है सवाल उठाए थे। नवभारत टाइम्स में यह खबर छपी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में नियमित जमानत के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट में याचिका दाखिल की है। इसके अलावा उन्होंने एक अन्य याचिका भी दाखिल की है जिसमें नियमित जमानत याचिका खारिज होने की सूरत में मेडिकल ग्राउंड पर 1 हफ्ते के लिए अंतरिम जमानत की गुजारिश की है, जिस पर ईडी ने कहा है, जिसमें ईडी ने कहा है कि अगर आप फिट हैं, क्योंकि आप प्रचार करने के लिए निकल रहे हैं तो ऐसे में आप फिट हैं और अगर आप फिट हैं तो आखिर आप क्यों जमानत मांग रहे हैं, आपका आधार क्या है, आपका ग्राउंड क्या है। बिल्कुल, देखिए ये एक अहम चीज़ है क्योंकि मोनिका जिस तरह कल हम लोग भी जिक्र कर रहे थे कि यहाँ पर जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल वो चुनाव प्रचार तो लगातार कर रहे हैं, फिर आखिर ऐसा क्यों है कि जब सरेंडर करने की तारीख नज़दीक आ रही है तो अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि वो बीमार हैं और मेडिकल ग्राउंड पर वो बेल अपील करते हैं। ये देखिए, तो देखिए कई अखबारों में इसका जिक्र हुआ है। नवभारत टाइम्स चारुल के पास है, मेरे पास जो अखबार है वो है दैनिक जागरण। बिल्कुल, देखिए ये यहाँ पर हेडलाइन जो है वो थोड़ी सी अलग है। सरेंडर से 2 दिन पहले बेल के लिए निचली अदालत पहुंचे अरविंद केजरीवाल और ईडी को नोटिस जारी किया गया है। अब आप यहाँ पर ये समझिए कि इस मामले पर भी ना राजनीति शुरू हो गई है, बयान जो है वो शुरू हो गए हैं। मोनिका देखिए सबसे अहम चीज है कि अरविंद केजरीवाल लगातार चुनाव प्रचार करते हैं और इस चुनाव प्रचार के दौरान वो अलग अलग राज्य में जाते हैं, प्रचार करते हैं, सरकार पर हमला बोलते हैं, यानी तमाम काम करते हैं। हालांकि जो कोर्ट की ओर से गाइडलाइंस थी ना करने की वो नहीं करते हैं, लेकिन इसके अलावा वो हर काम करते हैं, प्रचार जमकर करते हैं। फिर जब बात आती है 2 तारीख को, क्योंकि
क्योंकि 2 तारीख को सरेंडर करना है और सुप्रीम कोर्ट की ओर से पहले ही ये कह दिया गया था कि आपको सिर्फ प्रचार के लिए अंतरिम बेल दी जा रही है। तो उसके बाद जब वापस जाने का समय आ गया है तब वो ये कहते हैं कि मेडिकल ग्राउंड पर वो फिट नहीं है और इसके लिए वो आगे एप्लीकेशन देते हैं, मतलब बेल अप्लाई करते हैं। अब ऐसे में ये कहा जा रहा है कि आप हर काम के लिए अगर फिट हैं, बीजेपी कह रही है प्रचार के लिए आप फिट हैं, तो फिर जेल जाने में ऐतराज की। बिल्कुल, देखिए अरविंद केजरीवाल की याचिका पर ईडी को नोटिस भी जारी किया गया था। कोर्ट ने नोटिस में ईडी को केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका पर नियमित जमानत याचिका पर 7 जून तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। और अब देखिए मामले की जो अगली सुनवाई है वो 1 जून को होनी है। केजरीवाल ने ट्रायल कोर्ट में 2 जमानत याचिका दायर की है। पहली नई आबकारी नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नियमित जमानत से संबंधित है। और देखिए जो दूसरी याचिका मेडिकल आधार पर 7 दिन की अंतरिम जमानत को लेकर है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अचानक वजन घटने के साथ साथ उच्च कीटोन स्तर के लिए पीटी, सीटी स्कैन समेत कई मेडिकल टेस्ट कराने हैं। इसीलिए वो 2 जून के बजाय 9 जून को जेल अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण करेंगे। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत को 7 दिन बढ़ाने की मांग वाली याचिका को तत्काल सुनवाई के लिए खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने कुछ मेडिकल टेस्ट कराने के लिए कहा था। देखिए अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विषय में एक बार आपको फिर से बता दें कि 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को उनके आवास से ईडी ने गिरफ्तार किया था। इससे पहले उन्हें 9 दफा समन भेजे गए थे। शराब घोटाला ये पूरा मामला है दिल्ली में, जिसमें अरविंद केजरीवाल लगातार ये कह रहे थे कि ईडी उन्हें गिरफ्तार नहीं करेगी, ये सिर्फ एक पॉलिटिकल साजिश है, भारतीय जनता पार्टी द्वारा रची गई। हालांकि देखिए ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया, उसके बाद अरविंद केजरीवाल गए हैं, उसके बाद उन्हें तिहाड़ भेजा गया है। लगातार वो जमानत याचिका की गुहार लगा रहे थे, उसके बाद उनकी जमानत याचिका को मंजूर किया गया। फिलहाल अरविंद केजरीवाल बाहर है और 1 जून तक का वक्त उनके पास है। और देखिए जैसे ही वो वक्त नजदीक आया कि उन्हें सरेंडर करना है, अरविंद केजरीवाल ने ये दोबारा से याचिका डाल दी कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और कुछ जरूरी मेडिकल टेस्ट करवाने हैं, जिसके लिए वक्त चाहिए, 7 दिन और चाहिए। लेकिन देखिए सवाल तो उठेंगे ना, अगर आपकी तबीयत नासाज है तो आप इतने खुलकर, इतने सक्रिय होकर किस तरह से अलग अलग राजनीतिक मंचों से अपनी पार्टी को प्रमोट कर रहे हैं, INDI गठबंधन को प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि अगर तबीयत नासाज है तो आप घर में बैठेंगे। बिल्कुल, लेकिन ऐसा कुछ जब नहीं किया गया और फिर बेल अर्जी दी जाती है तो फिर ये कहा जाता है कि आखिर इसकी अब जरूरत क्या है, यानी आरोप चलते हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। भीषण गर्मी में प्रधानमंत्री ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 75 दिनों में 206 कार्यक्रम किए हैं। यानी आपने देखा होगा कि किस तरह से प्रधानमंत्री आक्रामक नजर आए थे। मोनिका, इस बार चुनाव में आपने देखा होगा कि लगातार प्रधानमंत्री ने पूरे 2 से ढाई महीने जिस तरह से प्रचार किया, लगभग 200 रैलियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 दिनों में 206 कार्यक्रम उन्होंने किए हैं। 75 दिन की इस अवधि में पीएम मोदी ने 180 रैलियां की हैं, रोड शो किए हैं। मोदी की रैलियों के साथ उनके रोड शो और अन्य कार्यक्रमों में शामिल होने का आंकड़ा देखें तो ये संख्या 206 है। मतलब औसतन हर दिन प्रधानमंत्री मोदी ने 2 से ज्यादा रैलियां और रोड शो के साथ कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। तो ये उनकी सक्रियता दिखा रहा है। साथ ही साथ देखिए इस उम्र में उनका स्टेमिना, कि गर्मी के इस मौसम में प्रधानमंत्री मोदी ने 75 दिनों में 206 रैलियां की हैं। 80 साक्षात्कार प्रधानमंत्री मोदी, यानी कि 80 इंटरव्यू भी प्रधानमंत्री मोदी ने दिए हैं। बिल्कुल, देखिए ये आप देख सकते हैं 75 दिन 206 रैलियां, 80 साक्षात्कार। पीएम मोदी चुनाव में सबसे बड़े लड़ैया। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कहा गया है कि सबसे बड़े लड़ैया हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और देखिए जाहिर सी बात है कि जिस तरह से इस भीषण गर्मी में प्रधानमंत्री ने प्रचार किया, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बीजेपी के स्टार प्रचारक तो हैं ही, लेकिन इस भीषण तपिश में भी प्रधानमंत्री ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। पिछले चुनाव में 142 रैलियां की थी और इस बार के चुनाव में 206 रैलियां की हैं। आपको देखिए पिछले समय के हिसाब से अगर 2019 के मुकाबले कहें तो इस बार चुनाव जो है वो ज्यादा वक्त के लिए भी हुए हैं, लगभग 2 महीने का आप ये मान सकते हैं कि पूरी जो इस बार चुनाव आचार संहिता रही है, जिसमें अलग अलग तरह से आपने देखा कि 7 चरणों में चुनाव कराए गए, 7वां चरण कल होना है, इसके बाद 4 जून को नतीजे आएंगे। इस लिहाज से आप समझ सकते हैं कि राजनाथ सिंह ने भी देखिए शतक लगाया, यानी राजनाथ सिंह ने भी जो रैलियां की हैं
94 जनसभाएं की हैं राजनाथ सिंह ने और प्रधानमंत्री मोदी ने 206 रैलियां की हैं। बीजेपी के तमाम स्टार प्रचारकों ने इस बार कमाल कर दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने 188 रैलियां करी हैं। वहीं राहुल गांधी ने मात्र 65 जनसभाएं की हैं। तो यहां पर देखिए, जब हम बात करते हैं कि क्यों डिफरेंस आ जाता है, तो आप समझिए कि प्रधानमंत्री 205 रैलियां करते हैं और राहुल गांधी उसके कंपैरिजन में अगर हम देखें तो 65 सभाएं करते हैं। ये कहीं ना कहीं डिफरेंस होता है। प्रधानमंत्री जिस तरह से एक अच्छे वक्ता भी हैं, तो जनता उन्हें सुनना चाहती है, उन्हें सुनती भी है। और ऐसे में लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव प्रचार में पूरा जोर लगा दिया। और इसी में आपने देखा होगा कि कल वो जमकर विपक्ष पर बरसे थे, क्योंकि 1 जून को 7वां और आखिरी चरण का चुनाव होना है। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए अभी हम रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों पर नजर डालें। संविधान की प्रति लेकर कहा कि देश के स्वतंत्र होने से लेकर अब तक पहली बार है कि संविधान पर हमला हो रहा है। भगत सिंह की सोच भी संविधान में दर्शाई गई है। तो ये तमाम बातें जो हैं वो राहुल गांधी कहते हुए नजर आए। यहाँ पर वो कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील करने पहुंचे। जैसे कि चारुल हम पहले भी देख रहे हैं, आरक्षण का जो मुद्दा है वो लगातार। और दूसरी तरफ अगर आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कहना ये है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो सिर्फ अल्पसंख्यकों से लगाव रखती है और कहीं ना कहीं ओबीसी कोटे का आरक्षण भी उन्हें ही देना चाहती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं होने देंगी। तो दोनों ही संविधान के हिमायती बन रहे हैं और जनता को ये समझा रहे हैं कि संविधान अगर बचाना है तो आप हमें वोट करिए। बिल्कुल, देखिए इसी के साथ साथ लगातार हम देखते हैं कि इंडिया गठबंधन की ओर से प्रधानमंत्री कौन होगा। ये एक सवाल ऐसा रहा कि लगातार बड़े बड़े दल जो हैं जब एक साथ आए थे, विपक्षी गठबंधन जो बनाया था, इंडिया गठबंधन बनाया था, तो ये पूछा गया कि प्रधानमंत्री कौन होगा, मैनिफेस्टो किसका लागू होगा। जिस तरह राहुल गांधी भी कहते नजर आते हैं कि न्याय पत्र को किस तरह से लागू किया जाएगा, क्या स्ट्रैटेजी रहेगी। और न्याय पत्र क्योंकि कांग्रेस का घोषणा पत्र है, ऐसे में जयराम रमेश ने कल इस पर काफी हद तक चीजें जो हैं स्पष्ट कर दी, क्लियर कर दी और कहा जिस पार्टी की सबसे ज्यादा सीटें आएंगी प्रधानमंत्री उस पार्टी से बनेगा। यानी अब यहां पर कहीं ना कहीं आपस में भी कंपटीशन जरूर होगा मोनिका, कि हर कोई ये चाहेगा कि उनकी पार्टी की ज्यादा सीटें आए। लेकिन उन पार्टियों का क्या जो कम सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, यानी उनके लिए तो रास्ते पहले ही बंद कर दिए गए हैं। अब ऐसे में अगर राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते कांग्रेस की सबसे ज्यादा सीटें नहीं आती है, तो ये भी कहीं ना कहीं तोहमत वाली बात हो जाएगी। इस पर भी सवाल उठेंगे कि राष्ट्रीय पार्टी जिसने इतने साल तक सरकार चलाई है देश में, आज इतनी सारी पार्टियों के साथ मिलकर जब गठबंधन बनाया तो भी सरकार तक नहीं पहुंच पाए, तो भी प्रधानमंत्री अपना नहीं बना पाए। बहरहाल अगर हम मुद्दों की बात कर लें तो कई सारे मुद्दे हैं। आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर से देखिए उठाया गया है और राहुल गांधी की ओर से कहा गया कि आरक्षण कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन प्रधानमंत्री जब बात करते हैं तो वो मुस्लिम आरक्षण की बात करते हैं और वो कहते हैं कि मुस्लिम आरक्षण को मैं लागू नहीं होने दूंगा, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़ जाए। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि कांग्रेस से पूछिए कि स्ट्रैटेजी क्या है, क्या SC ST या फिर ओबीसी वर्ग जो है उनका आरक्षण कम कर दिया जाएगा और उसके बाद मुस्लिम वर्ग को आरक्षण दिया जाएगा। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बड़ा स्टेटमेंट दिया है और कहा है कि पीएम मोदी ने धर्म पर दिए कई बयान, महंगाई और बेरोजगारी पर कुछ नहीं कहा है उन्होंने। द हिंदू ने इस खबर को प्रमुखता से छापा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर सीधा हमला बोला है। महात्मा गांधी पर पीएम मोदी द्वारा की गई टिप्पणी को लेकर खड़गे ने जुबानी वार किया है। खड़गे ने कहा कि मुझे इस बात पर हंसी आती है कि शायद नरेंद्र मोदी ने गांधी जी के बारे में कभी नहीं पढ़ा। गांधी जी अहिंसा पर विश्वास करते थे, उन्होंने कभी किसी से नफरत नहीं की। तो पीएम स्पोक ऑन डिवाइस इश्यूज, नो मेंशन ऑफ इन्फ्लेशन, यानी कि महंगाई के विषय में कभी भी चर्चा उन्होंने नहीं की है और हमेशा वो इस तरह के मुद्दों को करते रहते हैं, उन पर बात करते हैं जिनका कोई खास जो है औचित्य नहीं है। और ये देखिए एक छोटी सी जगह दैनिक जागरण में भी इस खबर को मिली है और द हिंदू ने भी इससे छापा है।
बिल्कुल, इस खबर को द हिंदू ने छापा है और देखिए ये वही बात है जिसपे लगातार मल्लिकार्जुन खड़गे भी कहते हैं पीएम स्पोक ऑन डिवाइस इश्यूज 421 टाइम्स, नो मेंशन ऑफ इन्फ्लेशन। यहाँ पर ये समझना होगा कि विपक्ष ये कहता आया है हर रैली में, हर जगह ये कहा कि प्रधानमंत्री सिर्फ धर्म की बात करते हैं, तुष्टीकरण की बात करते हैं, लेकिन महंगाई पर बात नहीं करते हैं, यहाँ तक कि बेरोजगारी पर बात नहीं करते हैं, मुद्दों पर बात नहीं करते हैं। और बीजेपी के लिए अगर कोई एकमात्र मुद्दा है तो वो धर्म का मुद्दा है, मंदिर मस्जिद का मुद्दा है। इसके अलावा और किसी मुद्दे पर खुलकर बात नहीं करते हैं, ये कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा। लेकिन ऐसे बयान अमूमन हर नेता ने विपक्ष की पार्टियों की ओर से दिए और कहा कि प्रधानमंत्री आखिर इन मुद्दों पर बात क्यों नहीं करते हैं। और देखिए एक खास आंकड़ा भी इन्होंने जो है शेयर किया है। उन्होंने कहा कि देश के सामने चुनौती बने बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दे पर बिल्कुल भी चर्चा नहीं होती है। खड़गे ने कहा कि पिछले 15 दिनों के प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने 421 बार धर्म, जाति और समाज को बांटने की बात कही है। ये हेडलाइन द हिंदू में छपी भी थी, हमने आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई। बहरहाल खड़गे ने कांग्रेस मुख्यालय पत्रकारों से बातचीत के दौरान ये तमाम बातें कही। उन्होंने कहा कि चुनाव की घोषणा से पहले भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी जिस तरह से अपने काम की बात कर रहे थे उसका जिक्र चुनाव में उनकी ओर से बिल्कुल नहीं किया गया है। लगातार वो सिर्फ धर्म और जाति और देश को बांटने की बातें करते रहे हैं। उन्होंने कहीं पर भी जमीनी मुद्दों की बात नहीं की, उन मुद्दों की जिनका सीधे जनता से सरोकार है, यानी कि महंगाई का मुद्दा हो गया या फिर रोजगार का मुद्दा हो गया, गरीबी को खत्म करने का मुद्दा हो गया, या फिर वो लोग जो कि वंचित हैं उन्हें कहीं ना कहीं उठाने का मुद्दा हो गया। तमाम मुद्दे जो है ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी, भले ही मैनिफेस्टो में इन्होंने कुछ मुद्दे शामिल कर लिए हैं, लेकिन इस पर चर्चा करते हुए ये किसी भी प्लेटफॉर्म पर नजर नहीं आ रहे। और देखिए चारुल, ये जो जिक्र किया है, ये जो आंकड़ा बताया, इसके लिए काफ़ी रिसर्च मुझे लगता है की गई होगी कि 421 बार जो है जिक्र किया गया है धर्म का। बिल्कुल, देखिए यही अहम चीज है कि खासकर चुनाव के टाइम में आप देखिए कि कहां से बातें, यानी आपके कितने पुराने बयानों को कोट किया जाता है। जिस तरह प्रधानमंत्री ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के बयान को भी कोट किया था। बहरहाल कहा जा सकता है क्योंकि आखिरी दौर है, अभी चुनाव का आखिरी चरण का चुनाव होना है, तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से कई सारी बातें इस दौरान की गई थी। उनसे ये भी पूछा गया कि इंडिया गठबंधन की जब सरकार बनेगी तो फिर आगे की स्ट्रैटेजी क्या होगी। उन्होंने कहा कि 4 जून आ दीजिए, तब हर चीज जो है स्पष्ट कर दी जाएगी। वहीं देखिए जब उनसे ये पूछा गया, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से ये पूछा गया कि अगर आपकी सरकार बनती है इंडिया गठबंधन की और उसके बाद कुछ एनडीए के घटक दल आपसे कांटेक्ट करते हैं तो फिर आप क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा कि सब कुछ 4 तारीख को स्पष्ट होगा, क्लियर कर दिया जाएगा। क्योंकि ये देखिए ये भी पूछा गया कि अगर नीतीश कुमार वापस आते हैं, मोनिका समझिए नीतीश कुमार अगर वापस आते हैं तो क्या उन्हें जगह दी जाएगी, तो उन्होंने कहा ये वक्त बताएगा, यानी दरवाजे बंद नहीं किए गए नीतीश कुमार के लिए भी। बिल्कुल, राजनीति में दल बदल लगातार चलता ही रहता है। बहरहाल आगे बढ़ लेते हैं, बात कर लेते हैं उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक की। नवीन पटनायक का बयान क्या कुछ रहा, देखिए उन्होंने कहा कि उड़ीसा के लोग चुनेंगे मेरा उत्तराधिकारी। हिंदुस्तान टाइम्स में यह खबर छपी है। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने कहा कि उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं है, उत्तराधिकारी तय करने का काम जनता का है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि पांडियन नहीं, मैं खुद लेता हूं सारे फैसले। देखिए लगातार जो है नवीन पटनायक को लेकर सवाल उठ रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि पांडियन जो है वो उनके सारे फैसले लेते हैं और नवीन पटनायक महज चेहरा मात्र है। इसे लेकर खूब बवाल हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने निशाना साधा है, चुटकियां ली है, जिस पर अब उन्होंने कहा है कि देखिए पांडियन नहीं बल्कि मैं खुद अपने सारे फैसले लेता हूं। बिल्कुल, देखिए सबसे अहम चीज है कि यहाँ पर आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री मोदी की ओर से भी कहा गया था कि आखिर अचानक नवीन पटनायक की तबीयत क्यों खराब हो रही है, और लोग इसमें कहीं ना कहीं पांडियन का हाथ भी बोल रहे थे। और ये भी क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री इशारा भी करते हैं कि ओडिशा के लिए जो मुख्यमंत्री होगा वो यहीं का होगा, किसी तमिल व्यक्ति को ओडिशा का मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। तब ये माना जा रहा था कि क्या उनका उत्तराधिकारी जो है वो पांडियन रहने वाला है, लेकिन यहाँ पर अब नवीन पटनायक ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जो भी होगा जनता उसे चुनेगी।
ये स्पष्ट किया गया। उन्होंने कहा कि पांड्यन नहीं, मैं खुद लेता हूं सारे फैसला। पटनायक उन आरोपों पर प्रतिक्रिया दे रहे थे जिसमें कहा गया था कि सीएम के निजी सचिव रहे वीके पांड्यन राज्य को कंट्रोल कर रहे हैं और वही सारे फैसले लेते हैं। देखिए, पीपल विल चूज माय सक्सेसर, पटनायक ब्लंट्स बीजेपी's अटैक। चूंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार निशाना साध रही है, उन पर सवाल उठा रही है, ऐसे में अब जवाब दिया है नवीन पटनायक ने। देखिए, इससे पहले ये भी उन्होंने कहा था कि मेरे स्वास्थ्य को लेकर जिस तरह की खबरें आ रही हैं, जो तस्वीरें शेयर हो रही हैं, वो पूरी तरह से निराधार है। और अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इतनी चिंता है, चूंकि प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहीं ना कहीं सवाल उठाया था उनकी तबीयत को लेकर, तो अब नवीन पटनायक ने कहा है कि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है और अगर प्रधानमंत्री मोदी को मेरी इतनी ही चिंता है तो उन्हें एक फ़ोन कर लेना चाहिए था। एक चुनावी मंच से मेरी तबीयत के जिक्र करने का क्या मतलब बनता है। इसे लेकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना भी साधा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी निशाने पर लिया। लेकिन लगातार ये कहा जा रहा है कि नवीन पटनायक जो हैं बीजेडी के जो प्रमुख हैं और सीएम हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है और उनके बिहाव पर जो है तमाम फैसले जो हैं वो पांड्यन लेते हैं, जिस पर अब उन्होंने कहा है कि देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं अपने फैसले खुद लेता हूं क्योंकि मैं ही सीएम चुना गया और जहां तक बात मेरे उत्तराधिकारी की है तो वो मैं चुनूंगा, वो वक्त बताएगा। इस पर भारतीय जनता पार्टी अपनी राय ना रखे। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान आया। उन्होंने कहा कि योगी ने निकाल दी अपराधियों की गर्मी। अमर उजाला ने इस खबर को प्राथमिकता दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पहले गोला बारूद दूसरे देश से मांगते थे, लेकिन अब भारत ने 21,000 करोड़ रक्षा उत्पादन दूसरे देश को बेचे हैं। हम ब्रह्मोस मिसाइल भी बेच रहे हैं। तो ये देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का अहम बयान है ये, जिसमें उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों के साथ जो कि अपराधियों की गर्मी निकाल दी है, क्योंकि ये देखिए, योगी ने निकाल दी अपराधियों की गर्मी, गुंडे कर रहे हैं शवासन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से ये बयान दिया गया है। देखिए, ये अमर उजाला में इस खबर को छापा गया है, तरजीह दी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए, योगी ने निकाल दी अपराधियों की गर्मी, गुंडे कर रहे हैं शवासन। यहाँ पर इस खबर को प्राथमिकता दी गई है। और उन्होंने देखिए धानापुर यानी चंदौली में ये बयान जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का रहा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों की गर्मी शिमला की तरह ठंडी कर दी है। गुंडे माफियाओं को शवासन और शीर्षासन करने पर मजबूर किया। पहले माफिया और गुंडों की चलती थी, राज्य में आतंकी हमले होते थे। आज का भारत सीमा के बाहर जवाब भी देता है। ये देखिए, सबसे अहम चीज है कि आपको याद होगा योगी आदित्यनाथ जिस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने कहा था कि या तो अपराधी अपराध छोड़ देंगे या फिर प्रदेश छोड़ देंगे। और उसके बाद आप यकीन मानिए कि जिस तरह से अपराध कम हुआ, अब इस चीज का जिक्र कर रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और वो ये कह रहे हैं कि ऐसा भी मुमकिन है कि अपराधी जो हैं वो प्रदेश छोड़ दे। वो ये भी कहते हैं कि अब तो अपराधी शवासन करते नजर आते हैं, यानी गुंडे और माफियाओं की जो गर्मी थी उसे पूरी तरह से निकाल दिया है योगी आदित्यनाथ। बिल्कुल, देखिए, उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो क्षेत्रफल के हिसाब से भी और आबादी के हिसाब से भी काफी बड़ा है और हमेशा से यहाँ पर कानून व्यवस्था एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। ऐसे में देखिए, जो भी सरकारें आती है, कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा है। समाजवादी पार्टी जब सरकार आती है तो सभी को पता है कि गुंडा राज यहाँ पर चरम पर होता है। लेकिन ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की जब गवर्नमेंट आई तो चूंकि बड़ी चुनौती थी यहाँ पर कानून व्यवस्था को नियंत्रित रखना, ऐसे में इसे लेकर योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा कि हमारी सरकार आएगी तो गुंडे माफियाओं को छोड़ना पड़ेगा ये प्रदेश। चूंकि हम लगातार इसे लेकर सख्त नजर आ रहे हैं, जीरो टॉलरेंस की नीति हमने रखी हुई है अपराधियों को लेकर और उसका असर भी नजर आ रहा है। और इसी का जिक्र जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी किया है और कहा है कि देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, जो गुंडे माफिया हैं वो अब उत्तर प्रदेश में डरने लगे हैं। उन्हें ये समझ में आने लगा है कि यहाँ पर कानून व्यवस्था है, यहाँ पर पुलिस मौजूद है। क्योंकि इससे पहले ऐसे ही भी देखा जाता था कि पुलिस भी खुलकर काम नहीं कर पा रही है। अपराधियों के हौसले, गुंडे माफियाओं के हौसले इस कदर बुलंद थे। जाहिर तौर पर अगर चारों देखा जाएगा, ऊपर से ही राज्य सरकार सख्त नहीं होगी तो प्रशासन किस तरह से जो है सख्ती करेगा, पुलिस किस तरह से सख्ती करेगी और जाहिर तौर पर
इसका जो असर है वो गुंडे माफियाओं के हौसलों पर देखने को मिलेगा। बिल्कुल, देखिए ये बात तो इसलिए भी कही जा सकती है क्योंकि सरकार बदलती है, अधिकारी वही रहते हैं और वही सरकार अपराध कम कर देती है और वही सरकार होती है जो कभी कभी अपराधियों को संरक्षण देती है, तो प्रदेश में कानून व्यवस्था खराब होती है। इसीलिए ये कहा जाता है कि नेतृत्व अगर अच्छा हो तो प्रदेश अच्छा चलेगा। प्रदेश या किसी भी जगह का अगर नेतृत्व अच्छा हो, वहीं पर राजनाथ सिंह कोट करते हैं और कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों की गर्मी निकाल दी है। गुंडे माफिया जो हैं अब वो प्रदेश छोड़कर जा रहे हैं या फिर वो अपराध छोड़ दे रहा है। और भारत भी अगर हम बात कर लें तो आज इतना मजबूत है कि घर में घुसकर मारता है, सीमाओं से बाहर जाकर भी जवाब देने की क्षमता आज अगर है भारत में तो वो सिर्फ और सिर्फ भारत की नीतियों की वजह से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान आया, कहा काशी और अयोध्या का संकल्प पूरा, मथुरा की बारी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हिमाचल में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन 2 रैलियों को संबोधित किया। उन्होंने हिमाचल की धरती से एक बार फिर मथुरा का नाम लेकर देश की सियासत में इस मुद्दे को हवा दे दी है। दोनों रैलियों में रामलला के मंदिर का जिक्र करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत की जनता ने 500 साल का संघर्ष जो है उसे झेला और उसके बाद ये संघर्ष सफल हुआ। अयोध्या धाम का भी सीएम योगी ने दोनों रैलियों में भरपूर गुणगान किया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब एक नई अयोध्या बन चुकी है। तो ये देखिए समझने वाली बात होगी मोनिका कि जिस तरह से बीजेपी लगातार कहती है कि अयोध्या और काशी तो झांकी है, अब मथुरा की बारी है, तो यानी उसका राग जो है, उसका जिक्र जो है योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से छेड़ दिया आखिरी चरण के चुनाव में मथुरा का जिक्र करके। यानी लोगों को जो उम्मीदें थी रामलला के मंदिर की वो बन गया, भव्य दिव्य मंदिर, काशी में कॉरिडोर बन गया, यानी अब श्री कृष्ण के मंदिर की बारी है। कृष्ण जन्मभूमि का जिक्र कर दिया है, मथुरा के बारे में भी बोल दिया। और देखिए बात सिर्फ मंदिर की नहीं, इसे आप डेवलपमेंट से भी देख सकते हैं। अयोध्या में जब राम मंदिर बना है, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो वो डेवलपमेंट जो है वो वहाँ की जनता ने देखा है। वहाँ पर जो सड़कों का चौड़ीकरण हुआ है, उसके आसपास जो सफाई व्यवस्था है, हम स्टेशन की बात करें, हम एयरपोर्ट की बात करें, तो वो नवीनीकरण भी देखने को मिला है। हालांकि योगी आदित्यनाथ, चूंकि उनकी छवि इस तरह की है, कट्टर हिंदूवादी उनकी छवि है, फायरब्रेंड नेता है वो भारतीय जनता पार्टी के, और वो लगातार अपने ही अंदाज में इन मुद्दों को उठाते हैं कि जी राम मंदिर तो बन गया है और काशी मथुरा की बारी है, तो ऐसे में यहाँ पर भी हम बड़ा हिंदू मंदिर बनाएंगे। इसे लेकर देखिए ऐसा सर्वे भी कर चुके हैं। अगर हम काशी की बात कर लें तो वहाँ पर भी सर्वे हो चुका है और अब मथुरा में भी कुछ इसी तरह की स्थितियाँ जो है वो बन रही है। तो ये कहा जा रहा है कि वहाँ पर भी एक बड़े मंदिर को स्थापित करेंगे। लेकिन इसके साथ ही साथ जाहिर तौर पर जनता ये चाहती है कहीं की भी हो कि वहाँ पर जहाँ हम रहने या हम जा रहे हैं वहाँ पर डेवलपमेंट हो, वहाँ पर विकास हो। अगर हम वहाँ पर जा रहे हैं जाहिर तौर पर इससे टूरिज्म को भी कहीं ना कहीं बढ़ावा मिलता है और वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन्हें भी रोजगार मिलता है। बिल्कुल, देखिए सही बात है मोनिका। और अगर आप कृष्ण जन्मभूमि जाते हैं तो जैसा कि आपने अपनी पौराणिक कथाओं में पढ़ा है, आप वो चीज़ें वहाँ महसूस करते हैं। आप भी अगर कृष्ण जन्मभूमि गई होंगी, आप जब उस कारागार में जाते हैं तो वहाँ पर जो शाही ईदगाह है उसकी जो दीवार है वो कारागार के अंदर जो मतलब आप देखिए जो कारागार है वही दीवार जो है वो ईदगाह की दीवार बिल्कुल, है। बिल्कुल, इससे लेकर ये कहा जाता है कि अगर आगे काम किया गया तो क्या कृष्ण जन्मभूमि पर वो जो कारागार है, वो जो पूरी कृष्ण जन्मभूमि है, उसे भी भव्य दिव्य बना दिया जाएगा। अब ऐसे में आखिरी चरण के चुनाव वाले दिन इस चीज का जिक्र किया गया है, तो कृष्ण भक्त हो या फिर सनातनी हो, उनकी उम्मीद जो है वो जाहिर सी बात है कि जाग ही जाएगी। और इसका जिक्र भी कोई और नहीं, जब खुद हिंदुत्ववादी नेता जिन्हें कहा जाता है प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जब ये बयान देते हैं तो कहीं ना कहीं याद आता है कि 500 साल का इंतजार जो पूरा हुआ था वो भी कहीं ना कहीं बीजेपी का पूरा क्रेडिट इसमें रहा, जिस तरह से ये पूरे आंदोलन में भूमिका निभाई गई। अब इसी के लिए अब लोगों को और उम्मीद है मथुरा के लिए भी। बिल्कुल, जाहिर तौर पर देखिए तमाम जो नेता हैं अलग अलग वो अलग अलग मंचों से बयान दे रहे हैं। और अगर हम बात योगी आदित्यनाथ की कर रहे हैं तो वो हमेशा से इसी तरह की बातें करते हैं जो हिंदुओं को अंदर से ही झकझोर कर रखते हैं। और देखिए इसी कड़ी में उनका ये स्टेटमेंट है कि अब बारी है काशी और मथुरा की। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान। उन्होंने कहा कि पूर्वांचल के लोग सिखाएंगे बीजेपी को सबक। देखिए पूर्वांचल का इलाका ही तय करता है कि सत्ता कहां जा रही है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने पूर्वांचल के गाजीपुर और चंदौली में अपनी चुनावी जनसभाओं में बीजेपी पर बड़ा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पूर्वांचल की हवा पश्चिम से भी तेज चल रही है।
INDI गठबंधन पूरे पूर्वांचल में बीजेपी का सफाया कर रहा है। बीजेपी नेताओं की घिसी पिटी बातें और पुराने डायलॉग अब कोई भी सुनना नहीं चाहता है। यकीनन तो देखिए पूर्वांचल का जिक्र किया गया है अखिलेश यादव की ओर से। और देखिए पश्चिम उत्तर प्रदेश में आपको याद होगा कि पहले 3 चरणों में जिस तरह से चुनाव हुआ था, अब अखिलेश यादव जिक्र कर रहे हैं कि पश्चिम से भी तेज आंधी अगर कहीं चलेगी तो वो पूर्वांचल की होने वाली है। और ये कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस है। और खासकर देखिए इंडिया गठबंधन की सरकार बनने का दावा तो कर ही रहे हैं अखिलेश यादव। और एक बड़ा दारोमदार भी समाजवादी पार्टी के ऊपर है, क्योंकि 63 सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस बहुत कम सीटों पर है। ऐसे में इंडिया गठबंधन के अच्छे रिजल्ट्स अगर उत्तर प्रदेश से आ सकते हैं तो उसके लिए सपा ने यकीनन खूब मेहनत की होगी और करनी भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जिस हिसाब से सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय किया गया था उस हिसाब से एक बड़ी जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी की है। और ये देखिए हेडलाइन द हिंदू में छपी है जिसमें लिखा है पूर्वांचल विल टीच द बीजेपी अ लेसन फॉर प्लेइंग विद द फ्यूचर ऑफ कंट्री, सेइज अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी के प्रमुख हैं और साफ तौर पर कह दिया है कि पूर्वांचल ही सबक सिखाएगा भारतीय जनता पार्टी को। देखिए एक रैली को संबोधित कर रहे थे अखिलेश यादव और इस दौरान उन्होंने कहा कि पूर्वांचल जो है वो चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी को अब सबक सिखाया जाए। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि देखिए युवा जो है वो बेचारे बेरोजगार को तरस रहे हैं, लेकिन जो सरकार है वो लगातार उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने कहा कि पूर्वांचल वो वक्त आ गया जब पूर्वांचल जो है वो उन लोगों को सबक सिखाएगा जो रिजर्वेशन के साथ, आरक्षण के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। लोग अब जो वोट करेंगे वो कहीं ना कहीं ये तय करेगा कि देश में किसकी सरकार होगी और भारतीय जनता पार्टी के लिए वक्त आ गया है जब उनकी विदाई होनी तय है। तो ये तमाम बातें जो अखिलेश यादव ने कही, देखिए साथ ही साथ एक बार फिर से दोहराया उन्होंने कि भूल जाएं समाजवादी पार्टी, माफ कीजिएगा भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये समाजवादी पार्टी के प्रमुख ने कहा है कि वो भूल जाएं 400 सीटें जिनकी वो लगातार बातें करें अलग अलग मंचों से। चूंकि जो देश का युवा है, जो किसान है, जो माँ बहनें हैं, वो लगातार अब INDI गठबंधन के पक्ष में वोट करने के लिए आतुर हैं और उन्हें सिर्फ 140 सीटें मिलेंगी, 400 सीट तो वो भूल जाएं। तो ये तमाम बातें जो हैं वो अखिलेश यादव कहते हुए नजर आए हैं। बिल्कुल देखिए दावा तो किया ही जा रहा है, लेकिन दावों की हकीकत क्या है? दिन भर 6 बजे से 4 जून को आप देखेंगे न्यूज इंडिया पर हर बड़ा अपडेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। हासन साक्ष स्कैंडल केस में एक बड़ा अपडेट आया है। रात 1 बजे प्रज्वल रेवन्ना को गिरफ्तार किया गया। अमर उजाला ने इस खबर को तरजीह दी है। पेज नंबर 1 पर कई महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न के आरोपी और हासन से सांसद प्रज्वल रेवन्ना को कल गिरफ्तार कर लिया गया रात 1 बजे। देखिए लंबे वक्त से प्रज्वल रेवन्ना जो थे वो फरार थे और तभी से ये कहा जा रहा था। प्रज्वल रेवन्ना ने हालांकि अपनी जनता के लिए एक संदेश भी भेजा था और उन्होंने ये कहा था कि मैं जल्दी वापस लौटूंगा, मैं दोषी नहीं हूँ, ये आरोप मुझ पर लगाए जा रहे हैं। लेकिन इस बीच ये सवाल लगातार उठ रहे थे कि आखिर वो हैं कहाँ और जनता के सामने क्यों नहीं आ रहे हैं। लेकिन इस बीच कल रात 1 बजे गिरफ्तार कर लिया गया प्रज्वल रेवन्ना को। और अब देखिए आगे क्या होता है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि सरेंडर नहीं किया गया है, गिरफ्तार किया गया है। तो जाहिर सी बात है कि मुश्किलें जो हैं वो यकीनन बढ़ सकती हैं। और देखिए ये खबर हम आपको दिखाते हैं, इसे प्रमुखता दी गई है। जर्मनी के म्यूनिख से बेंगलुरु हवाई अड्डे पर उतरते उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जनता दल सेक्युलर के नेता और हासन लोकसभा सीट से उम्मीदवार रेवन्ना अपने निर्वाचन क्षेत्र में मतदान के एक दिन बाद 27 अप्रैल को जर्मनी चले गए थे। उसी दिन कथित तौर पर महिलाओं का यौन शोषण करते उनका जो वीडियो है वो सामने आया था। देखिए यौन शोषण का आरोपी प्रज्वल बेंगलुरु एयरपोर्ट से हिरासत में लिए गए। ये खबर जो है इसे प्रमुखता दी गई क्योंकि एक बहुत बड़ा मुद्दा ये बन गया था और इस मुद्दे को लेकर लगातार विपक्ष निशाना साध रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। संदेश खाली मामले की बात करते हैं। संदेश खाली मामले में ईडी का बड़ा खुलासा, जमीन हड़पने में संलिप्त है शाहजहां शेख। अमर उजाला ने इस खबर को तरजीह दी है। तृणमूल कांग्रेस के निलंबित नेता शाहजहां शेख की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। ईडी ने धन शोधन के एक मामले में जांच के तहत शाहजहां शेख, उसके भाई और 2 कथित सहयोगियों के खिलाफ अपना पहला आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। तो शाहजहां शेख पर काफी गंभीर आरोप और देखिए इसे लेकर जो है
टीएमसी भी सवालों के घेरे में है। लगातार ममता बनर्जी से भी सवाल पूछे जा रहे थे कि आखिर वो क्यों शाहजहां शेख को बता रही है, और पहला आरोप पत्र जो है वो ईडी की तरफ से दाखिल किया गया है। बिल्कुल, इस खबर को देखिए तरजीह दी गई है और ये हम दिखा रहे हैं शाहजहां शेख जमीन हड़पने, ठेकों की गुटबंदी, कमीशन खोरी में लिप्त। ये देखिए इस खबर को प्रमुखता दी गई है, यहाँ पर हम इसे दिखा भी रहे हैं। और ये एक देखिए शाहजहां शेख संदेश खाली मुद्दे में एक सबसे बड़ा नाम था और इसीलिए इस नाम पर बहुत सारी राजनीति भी हुई थी। तो चलिए आज की इस खास पेशकश चुनावी खबर अखबार पर नजर में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। नमस्कार।